सो हेलो बच्चों, दिस साइन ऑन भैया। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। दैट नेम इज एसिड बेस एंड सॉल्ट। ये आपका केमिस्ट्री का भी चैप्टर 2 है और आपकी साइंस का बुक का चैप्टर नंबर 2 है। तो सबसे पहले देखिए, आपको एसिड बेस स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज समझनी होगी। कोई भी जो केमिकल सब्सटेंस होता है उसको हम दो चीजों में क्लासिफाई करते हैं, या तो वो आपका एसिड होगा या वो आपका बेस होगा। ठीक है, सॉल्ट्स आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा कि सॉल्ट्स कैसे क्या है। तो बेसिकली सॉल्ट्स हम आगे के चैप्टर में हम देखेंगे कि एग्जैक्टली साइंस के टर्म में सॉल्ट्स कैसे कहा गया है। ठीक है, हाँ वैसे सॉल्ट आप सही समझ रहे हो, वही आपका नमक है। वैसे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर काफी तरह के सॉल्ट्स आते हैं आपके, तो उसमें हम आगे देखेंगे। सो अब हम देखते हैं सबसे पहले एसिड एंड बेस में डिफरेंस बिटवीन क्या है। सबसे पहले देखिए, जो एसिड है वो आपका सोर इन टेस्ट होता है। सोर इन टेस्ट का मतलब क्या होता है? सोर इन टेस्ट का मतलब ये होता है कि खट्टा। सोर का मतलब क्या होता है? खट्टा। एंड बेस का मतलब क्या होता है? बेस जो होता है आपका कैसा टेस्ट होता है बेस का? बिटर इन टेस्ट। बेस क्या होता है? बिटर इन टेस्ट। वैसे आपको चखना नहीं है, ना आपको एसिड को चखना ना आपको बेस को चखना, आपको बस बता दिया। आपको इतना एक्सपेरिमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। सोर का मतलब होता है खट्टा, बिटर का मतलब होता है कड़वा। बिटर इन टेस्ट, दिस इज सोर इन टेस्ट। ये देखो, ये लिटमस पेपर को कैसे टर्न करता है? ब्लू लिटमस पेपर को, ये चीज आपको याद रखनी है, एमसीक्यू में आ सकती है। ब्लू लिटमस पेपर को रेड में टर्न कर देता है और रिलीज क्या करता है? H प्लस आयन। देखो ये वाली चीज आप पहले इस वाली इमेज में देखो ब्लू लिटमस पेपर को इस वाली इमेज में, ये जो आपके स्क्रीन के ऊपर आ गई है, इसमें देखो ब्लू लिटमस पेपर को इसने रेड ने टर्न कर दिया है। और बेस का भी आपको दिखा रहा होगा कि रेड से ब्लू को टर्न कर दिया है। वो बेस है, वो एसिड है। आपको ये चीज समझ में आई होगी, इमेज जो दिख रही है। देखो ये क्या करता है। और एक चीज और ध्यान रखनी है इसमें, ये क्या करता है? ये इतना यहाँ तक का तो डिफरेंस बिटवीन आप क्लास 8 तक भी पढ़ते आ रहोगे। ये रिलीज क्या करता है? ये H प्लस आयंस को रिलीज करता है, और ऑन दी अदर हैंड ये रिलीज करता है OH माइनस आयंस। OH माइनस आयन। आई होप आप क्लास 9 पढ़कर आए हैं थोड़ी बहुत, तो ये H प्लस आयन क्या है, ये OH माइनस आयन क्या है, ये आपको समझ में आ रहे होंगे। और ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में टर्न करता है, जैसा कि आपको मैंने अभी इमेज में दिखाया। ये देखिए, ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में टर्न कर रहा है और एसिड जो है आपका ब्लू को रेड में टर्न कर रहा है। अब एक बार ये देखो, रिलीज H प्लस आयन। देखो ये रिलीज H प्लस आयन कैसे करता है? एसिड देखो, ये वाली देखो, ये वाली इमेज देखो, इसमें देखो H प्लस आयन दिख रहे हैं आपको। मतलब क्या है? वो एसिड है, वो आपका क्या रिलीज कर रहा है? H प्लस आयन रिलीज कर रहा है। इस इमेज में आप अच्छे से देख सकते हैं। सो अब हमने डिफरेंस बिटवीन देख लिया। अब हम देखते हैं एसिड के एग्जांपल और कुछ बेस के एग्जांपल। तो देखो, एसिड में मैंने क्या बताया था? एसिड का टेस्ट क्या होता है? खट्टा होता है। आप डेली लाइफ में भी एसिड कंज्यूम्स करते हैं, किस किस के जरिए? गर्मी का मौसम चल रहा है, आप दही बहुत खाते होगे। कर्ड भी एक तरह का अपने आप में केमिकल सब्सटेंस है, और वो केमिकल सब्सटेंस को किस में क्लासिफाई करा गया? एसिड में क्लासिफाई करा गया। विनेगर भी आप मेरे ख्याल से डेली लाइफ में फूड में कंज्यूम करते हो। ठीक है, वैसे करना नहीं चाहिए। चाउमीन वगैरह में डाला जाता है, जो जितने भी चाइनीज फूड्स होते हैं उन सब में अधिकतर का विनेगर का यूज करा जाता है। लेमन, शिकंजी आपने पी होगी, लेमन भी खट्टा होता है, आपको मैंने बताया था। ये सारे कुछ एग्जांपल हो गए आपके किसके? ये सारे एग्जांपल हो गए आपके एसिड के। अगर आप दूसरी तरफ देखो तो बेस के एग्जांपल आपके हो गए, जैसे कि टूथपेस्ट में भी आपके बेस होता है, सोप आपका बेस होता है, एक बेकिंग सोडा भी आपका क्या होता है? बेस होता है। इनका टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें तो आप डेली लाइफ में टेस्ट कर भी चुके हो, इनको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सो हम देखते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस। सो एक्वस, सबसे पहले बच्चों आप अगर क्लास 10th में हो, वैसे तो आपको 9th में पढ़ लेना चाहिए था, पर ऑब्वियस ही बात है क्लास 9 काफी बच्चों की बर्बाद गई हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार पढ़ लेते हैं। एक्वस का मतलब क्या होता है? देखो, किसी भी चीज को अगर पानी में मिला दिया हमने तो उसको हम एक्वस कहेंगे। उस सोल्यूशन को क्या कहेंगे? हम एक्वस सोल्यूशन कहेंगे। जैसे इस केस में हमें क्या पढ़ना है? एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस। मतलब हमने एसिड को भी पानी में मिलाया होगा, बेस को भी पानी में मिलाया होगा, वो हो गया आपका एक्वस एसिड, वो हो गया आपका एक्वस बेस। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो जरा, HCl को हमने पानी में मिलाया, H प्लस आयन अलग निकल गया, Cl अलग निकल गया, H2SO4। HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2SO4 क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। आई होप आपको पसंद समझ में आया होगा। जब हमने इसको H2O, ये ऐसे एरो पे ऐसे लिखते हैं H2O। आई होप आपने इतना तो फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया होगा कि ये एरो के ऊपर क्यों लिखा गया है, कैसे लिखा गया है। और नहीं पढ़ा तो वो मेरी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के ऊपर वीडियो है, 20 से 30 मिनट की वीडियो है, वो आप जरूर देखिए। ठीक है, और SO4 अलग हो गया। तो देखो, जब मैंने अभी आपको डिफरेंस बिटवीन पढ़ाया था, मैंने उधर क्या लिखा था? एसिड क्या रिलीज करता है? H प्लस आयन रिलीज करता है। एसिड क्या रिलीज करता है? H प्लस आयन रिलीज करता है। अगर कोई भी एसिड H प्लस आयन रिलीज अगर कर रहा है, अगर कोई भी चीज H प्लस आयन रिलीज कर रही है, तो आप समझ जाना वो क्या होगी आपका? वो आपका एसिड होगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। HCl जब वाटर में मिला H प्लस और Cl में टूटा, H2SO4 जब वाटर में मिलाया गया H प्लस और CO4 माइनस 2 में टूटा। अब देखिए बेस, देखो ये NOH आपका बेस है
और आपका KOH भी आपका क्या है, बेस है। ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आई होप आपको नेमिंग क्लियर होगी। जब इसको वाटर में मिलाया, देखो इसको जब पानी में मिलाया, इसका मतलब क्या है, इसको जब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हमने पानी में डाला तो देखो Na अलग निकला, OH माइनस अलग लिखना। जब हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डाला, Ka प्लस अलग निकला, OH माइनस आयन अलग निकला। अब अगेन इसमें देखो OH माइनस आयन निकल रहा है। मैंने अगेन डिफरेंस बिटवीन में क्या पढ़ाया था, बेस क्या रिलीज करता है, OH माइनस आयन रिलीज करता है। ये रिलीज कर रहा है ना। अब आपको समझ में आया वो रिलीज वर्ड क्या से लिखा गया था और क्यों लिखा गया था। ये OH माइनस आयन रिलीज कर रहा है और इस वजह से क्या होगा, ये बेस होगा। एक बार अगर आपको नहीं भी समझ में आया, मैं आपकी स्क्रीन पे एक इमेज दिखा रहा हूँ, आप इस इमेज को देखिए। ये देखिए, ये जो इमेज है इसमें देखिए आप H प्लस आयन देख रहे होगे जो कि पानी में डलने के बाद एसिड रिलीज करे है, और दूसरी साइड आपको एक इमेज दिख रही होगी बेस की जिसमें पानी में डलने के बाद उस इमेज में OH माइनस आयन दिख रहे होंगे। ये एक विजुअलाइजेशन था। आई होप आपको इस विजुअलाइजेशन से भी समझ में आया होगा। सो अब हम देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस किसे कहते हैं, वीक एसिड किसे कहेगी, वीक बेस किसे कहेगी। अभी तक हमने एसिड बेस में डिफरेंस बिटवीन पढ़ लिया, एसिड बेस के हमने एग्जांपल देख लिए, एक्टिव सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस देख लिया। आप उसी चीज से थोड़ा रिलेट करते हुए देखिएगा। जो चीज ज्यादा H प्लस आयन रिलीज करेगी, पहले मेरी वर्ड्स पे जाओ, जो चीज ज्यादा H प्लस आयन रिलीज करते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गए। जो चीज कम H प्लस आयन रिलीज कर रहे होगे वो आपका स्ट्रॉन्ग, वो आपकी वीक एसिड होगा। मतलब हमने एसिड में क्या पढ़ा था, जो चीज H प्लस आयन रिलीज करे वो क्या होता है, आपका एसिड होता है। और हमने बेस में क्या पढ़ा था, जो चीज OH माइनस आयन रिलीज करे वो क्या होता है, आपका बेस होता है। तो उसी के ऊपर आपका थोड़ा क्लासिफाई है। देखो, जो एसिड वाटर में डालने के बाद ज्यादा H प्लस आयन रिलीज करे, इन दोनों, देखो इन दोनों डायग्राम में आपको थोड़ा सा फर्क दिख रहा होगा। ये देखो, ये एसिड जब इस एसिड को हमने पानी में डाला, ये ज्यादा H प्लस आयन रिलीज कर रही है। जब इस एसिड को हमने पानी में डाला, ये कम H प्लस आयन रिलीज कर रहे हैं। देखो इधर H प्लस का आयन है 3, इधर कितने सारे हैं, तो ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ, ये आपका वीक एसिड हुआ। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, बिल्कुल सेम है। जब इस बेस को हमने पानी में डाला, ये देखो ये कितने सारे OH माइनस आयन रिलीज कर रखे हैं इसने। जब इस बेस को, ये वीक बेस है, वीक बेस को पानी में जब हमने डाला, इसमें देखो ये OH माइनस आयन रिलीज कर रखे हैं। सिर्फ इधर 2 है, इधर कितने सारे हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। जो चीज ज्यादा H प्लस आयन रिलीज करे वो स्ट्रॉन्ग बेस, जो कम रिलीज करे वो वीक एसिड, जो ज्यादा OH माइनस आयन रिलीज करे वो स्ट्रॉन्ग बेस, जो चीज कम रिलीज करे वो आपका वीक बेस। सो अभी तक हमने जो डिफरेंस बिटवीन देखा था एसिड बेस में, वो बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज बेस पे था। ये जो हम डिफरेंस बिटवीन देख रहे हैं, ये हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे डिफरेंस बिटवीन देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, जब हमने एसिड को मेटल से रिएक्ट करा, जब हमने किससे रिएक्ट करा, एसिड को मेटल से रिएक्ट करा, तो ये आपका बना एक सॉल्ट और ये आपका बना हाइड्रोजन। ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। ये मैंने सबसे पहले इन जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है यहाँ पे। ये देखिए, ये सारी चीजें जनरल फॉर्म में लिखी हुई है। उसके बाद आपको इनके जो एग्जांपल्स है वो आपके एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग आपको याद करने पड़ेगी। आपके एनसीईआरटी की बुक के ही एग्जांपल है। मैंने क्या समझाया इसमें, जब हमने एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करा तो हमारा क्या बनता है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस हमारी इवॉल्व होती है, मतलब उड़ जाती है। देखो HCl को जब मैंने, मतलब HCl एक एसिड है, उसमें मैंने Zn मेटल डाला, मतलब Zn मेटल डाला, तो क्या बना, ZnCl2 बना, और क्या बना, हाइड्रोजन गैस जो है वो हमारी इवॉल्व हुई है। ठीक है। सेकंड पे देखिए, जब हमने एसिड को मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करा तो हमारा बना सॉल्ट और वाटर। ये देखो, ये आपका एसिड है HCl, मेटल ऑक्साइड यानी Ca के साथ ऑक्सीजन, मेटल ऑक्साइड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड ये मैंने लिया है। ये हमारा बना सॉल्ट CaCl2, और ये हमारा निकला वाटर। ये देखो, ये पहले जनरल फॉर्म लिखी हुई है और ये उसी का ही एग्जांपल है। नीचे आई होप आपको विजिबल हो रहा होगा। और ये देखो, उसके बाद हमने क्या करा है, एसिड को हमने मेटल कार्बोनेट और मेटल बायकार्बोनेट से रिएक्ट करवाया, तो क्या बना हमारा सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो क्या है, इवॉल्व हुई है। इवॉल्व का मतलब मैंने चैप्टर 1 में भी पढ़ा चुका हूँ। इसका एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है। देखो, HCl को हमने मेटल बायकार्बोनेट से जब हमने रिएक्ट करा तो ये हमारा NaCl, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो क्या हुई है, इवॉल्व हुई है। एरो का मतलब क्या होता है, इवॉल्व होना, गैस का मतलब उड़ जाना। अब बात करते हैं बेस पे। तो बेस को जब हमने मेटल से रिएक्ट कराया तो हमारा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। ये देखो, ये एक एग्जांपल है, ये लिखा हुआ है। बेस को जब नॉन मेटल ऑक्साइड से सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है, और आगे भी एक चीज फॉर्म होती है, वो आप लोगों को वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना है। आप लोग एनसीईआरटी खोलिए, ये सारी चीज एनसीईआरटी से ली गई है इसकी। अच्छा, आप लोग देखो, एक पहले वन शॉट आएगा, उसके बाद एनसीईआरटी डिटेल एक्सप्लेनेशन आएगी। तो आपको दोनों वीडियो देखनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसका एक चैप्टर का वन शॉट, उसके बाद एनसीईआरटी डिटेल एक्सप्लेनेशन, फिर उसके क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर वीडियो। तो ये 3 वीडियो आपको एक चैप्टर पे देखनी ही देखनी है।
अब हम बात करेंगे नेचुरल सोर्स ऑफ एसिड, मतलब एसिड को हम नेचुरली कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, नेचुरली हम कैसे, वैसे तो मैंने एसिड के एग्जांपल में भी बताया था। तो आपके स्क्रीन पे ये जो इमेज आ रही है आपके एनसीईआरटी की कटिंग है, बेसिकली पेज नंबर मैं अभी आपको नहीं बता सकता क्योंकि रिवाइज एनसीईआरटी और ओल्ड एनसीईआरटी में बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये जो इमेज आपको दिख रही है, ये इमेज को पहले आप अपनी एनसीईआरटी में ढूंढ लीजिए। अब देखो इस इमेज में विनेगर के अंदर कौन सा एसिड होता है ये बताया गया। विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड होता है, ऑरेंज के अंदर संतरा, वो उसके अंदर कौन सा होता है, सिट्रिक एसिड। टारमेंट के अंदर कौन सा होता है, टैट्रिक। टारमेंट का मतलब क्या होता है, इमली, ठीक है। टमाटो के अंदर कौन सा होता है, ऑक्सैलिक एसिड। सोर मिल्क यानी कर्ड, कर्ड के अंदर कौन सा होता है, लैक्टिक एसिड। लेमन के अंदर कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड। एंड स्टिंग के अंदर होता है मिथेनोइक एसिड। एंड स्टिंग का मतलब जब एंट हमें काटती है, जब चींटी हमें काटती है, इसका मतलब ये हुआ जब चींटी काटती है तो वो कौन सा एसिड हमारी बॉडी में रिलीज करती है, तो होता है मिथेनोइक एसिड। और जब नेटल स्टिंग, वही मिथेनोइक एसिड। तो आई होप आपको इमेज भी समझ में आई होगी। इसमें देखेंगे अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव टू एग्जांपल, ऐसे करके सीबीएसई क्वेश्चन आपको जरूर देगा। और आपका अगर यूटी में अगर ये चैप्टर आने वाला है तो ये चैप्टर यूटी में भी ये क्वेश्चन आएगा, क्या व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन, गिव टू एग्जांपल आल्सो। सो देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की डेफिनेशन आप बाद में समझिए, पहले आप देखिए जब कभी भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, जब कभी भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट और वाटर। आप जब इसकी डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं, इन दिस रिएक्शन एसिड एंड बेस react together and form salt and water. I am again repeating, in this reaction acid and base react to form salt and water. इसके एग्जांपल देख लीजिए आप, जब हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराया तो हमारा क्या बना, NaCl बना और वाटर बना। आपको देखो एक ट्रिक बताऊं, ये देखो इसका Cl इसका Na, ये पहले रख दो ये बाद में रख दो, हर रिएक्शन में ये हुआ है। देखो ये Na और ये Cl बाद में, आपको आई होप समझ में आया होगा। ये फर्स्ट ये सेकंड, देख रहे हो, मतलब बेस का पहला पहले रख दो, पहला पार्ट उसका सेकंड पर रख दो। ये देखो इसमें भी यही हुआ है, क्या हुआ है, देखो इसका पहला पहले रख दिया, ये दूसरा SO4 सेकंड नंबर पे, MgSO4 इस एग्जांपल में, और ये वाटर। आई होप आपको ये ट्रिक भी अच्छी लगी होगी। तो ये इसके दो एग्जांपल है, ये आपको लर्न करने हैं। ये इक्वेशन आपको पहले क्या लिखना है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की डेफिनेशन और उसके नीचे ये दो एग्जांपल। अच्छा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का डेली लाइफ में यूज क्या, अगर आपको मैं बताऊं, जैसे अब सीबीएसई केस बेस हो रहा है तो आपको डेली लाइफ यूज बेस भी जाना जरूरी है। डेली लाइफ में यूज बेस देखो, जैसे हम आंट ने या किसी मान के चलो किसी मधुमक्खी ने काटा तो हम उस पर बेकिंग सोडा लगाते हैं, क्यों, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है कुछ तरीके से, आप ध्यान से देखो वो क्यों, क्योंकि जब किसी हमें कीड़े ने काटा तो उसने क्या रिलीज करा, एसिड रिलीज करा। उसको हमने किससे न्यूट्रलाइज करा, बेकिंग सोडा से न्यूट्रलाइज करा। हम बेकिंग सोडा ऑलमोस्ट लगाते हैं, जैसे हमें कोई आंट या मच्छर काट लेता है तो हम उस पर बेस लगाते हैं, तो टूथपेस्ट लगाएगी या सोप से थोड़ा वॉश करेगी। तो बेसिकली क्या हो रहा है, वो एसिड और बेस का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है, क्या फॉर्म हो रही है, वो सॉल्ट फॉर्म हो रही है, वाटर। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अब आगे हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। अब हम बात करते हैं इंडिकेटर्स की। बच्चों इंडिकेटर्स क्या होता है, ये अपने आप में एक केमिकल सब्सटेंस है, पर ये कैसे केमिकल सब्सटेंस है जो दूसरे केमिकल सब्सटेंस का नेचर डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। डेफिनेशन पे दिया हुआ जरा, दोस केमिकल सब्सटेंस व्हिच हेल्प्स टू डिटेक्ट नेचर ऑफ अदर केमिकल। मतलब ये अपने आप में खुद एक केमिकल है, पर ये एक ऐसा केमिकल है जो दूसरे केमिकल का नेचर बताएगा, या तो वो एसिड है या वो बेस है, ठीक है। अब इंडिकेटर्स लाइक जैसे यूनिवर्सल इंडिकेटर, जैसे पीएच पेपर, ये आपका पीएच पेपर है, ये आपको जो इमेज पे दिख रहा है ये आपका पीएच पेपर है। पीएच स्केल भी आपका एक तरह का इंडिकेटर है। अब पीएच स्केल क्या है, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में हम डिटेल में इस वीडियो में हम देखेंगे कि पीएच स्केल किसे कहते हैं। बच्चों पीएच स्केल नथिंग बट वो आपकी एसिड और बेस की स्ट्रेंथ बताता है। आप इस डायग्राम से समझने की कोशिश करिए, वैसे तो आपके बुक में जो डायग्राम है वो आपको देखने हैं, आपके पेज नंबर अराउंड बीच में एक डायग्राम बने हुए हैं पीएच स्केल करके, कलरफुल स्केल होगा, आप उसको देखिए, आप इसको ना देखिएगा, ये तो जस्ट व्हाइट बोर्ड पे बनाने के मैं कलर यूज नहीं कर सकता तो इसलिए बनाया है। देखो आपके पीएच स्केल 1 से लेके 14 तक होता है। जो सबसे पहले होगा वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, उसके बाद आपके वीक एसिड, 7th आपका न्यूट्रल होता है, उसके बाद आपका ये 8, 9, 10 अगेन वीक एसिड, फिर जैसे 13, 14 पे जाओगे वो आपका स्ट्रॉन्ग बेस होगा। मतलब यहां से देखो ये एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे आया, एसिड की स्ट्रेंथ घट रही है यहां से लेके यहां तक, जैसे ये ऐसे ऐसे चल रहा है, एसिड की स्ट्रेंथ जो है वो घट रही है, फिर वो 7th पे न्यूट्रल हो गया, एसिड की स्ट्रेंथ इतनी घट गई कि वो 7th पे न्यूट्रल हो गया, फिर न्यूट्रल से वो बड़ा बेस की तरफ जा रहा है। न्यूट्रल से बड़ा, पहले एसिड घटते न्यूट्रल हुआ 7 पे, फिर अब वो न्यूट्रल से बढ़ के कहां जा रहा है, बेस की तरफ आ रहा है। 8, 9, 10 बेसिकली आपके वीक बेस के अंदर आ गए, 11, 12 आपके माइल्ड बेस के अंदर आ गए, ये आपके माइल्ड बेस, माइल्ड मतलब वीक और मॉडरेट मतलब, ठीक है, माइल्ड बेस के अंदर आ गए, फिर जैसे जैसे हम आगे गए 14 हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हुआ, ठीक है। ये कुछ पीएच स्केल के देखो, ये फोटो में देखो पीएच स्केल के कुछ लाइफ एग्जांपल है।
फर्स्ट नंबर पे क्या है, सेकंड पे क्या है, 14 पे क्या है, मिल्क किस पे आता है, लेमन किस पे आता है, ऑरेंज किस पे आता है। कुछ लाइव एग्जांपल्स है पे स्केल के इस फोटो में। अब देखो एक और फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, देखो ये वाली फोटो में देखो, जो डार्क रेड है वो बेसिकली आपका एसिडिक स्ट्रेंथ बता रही है, फिर जो रेडनेस है वो धीरे धीरे कम हो रही है, रेडनेस धीरे धीरे कम हो रही है, इसका मतलब क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ आपकी घट रही है। ये देखो जब जो स्केल है वो ऐसे ऐसे जा रहा है, ये स्केल देखो रेडनेस धीरे धीरे कम हो रही है, वो स्केल में मतलब क्या है, आपकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो घट रही है। फिर ग्रीन की तरफ आ रहा है, ग्रीन, डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन आपको दिख रहा होगा, उसमें मतलब क्या है, वो न्यूट्रल है। फिर जैसे जैसे लाइट ब्लू की तरफ आ रहा है, लाइट ब्लू मतलब क्या है, वो बेस की तरफ जा रहा है। फिर सबसे एंड में डार्क ब्लू है, मतलब क्या है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। आई होप आपको डायग्राम के थ्रू जो फिगर यहाँ पे दिखाई गई है उसके थ्रू भी आपको समझ में आया। तो हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, मतलब पीएच की हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या इंपॉर्टेंस है, इस पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। ये आपके एनसीईआरटी का पेज नंबर ये वाला है, ये पैराग्राफ को मैंने इन 4 पॉइंट्स में कन्वर्ट करा है। सर अब देखते हैं, देखिए आवर बॉडी वर्क विद इन रेंज ऑफ 7.0 टू 7.8, मतलब जो हमारी बॉडी है उसका भी अपना एक पीएच होता है, जो ब्लड होता है उसका भी एक अपना पीएच होता है कि हमारा ब्लड एसिडिक है या बेस में है। तो जो हमारी बॉडी का जो पीएच है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 7.0 टू 7.8 हो सकता है। अगर पीएच इससे कम हुआ तो हमारे बॉडी के अंदर एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं है। आपने देखा होगा जो पेट दर्द का कारण होता है वो एसिड की वजह से होता है, एसिडिटी आपने अगर सुना होगा। खैर आगे हम डिस्कस करेंगे इस पॉइंट को। तो आई होप आपको पहला पॉइंट क्लियर होगा क्या, कि जो हमारी बॉडी है वो वर्क करेगी सिर्फ किस रेंज में, 7.0 से लेकर 7.8 तक। मैंने आपको अभी एक स्केल बनाया था ना, 1 से लेकर 14 तक, ये वही है। मतलब 7.0, 7 पे क्या था, न्यूट्रल था, याद करो, और 7.8 तक ही जाएगा, मतलब बेस की तरफ ही जाएगा, एसिड नहीं हो सकता। pH ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6, अगर pH रेन वाटर का, जो बारिश जो आसमान से आती है, अगर उसका pH भी कैलकुलेट होता है, अगर उसका pH लेस देन 5.6 है तो उस रेन को हम एसिडिक रेन कहेंगे। अगर जो pH है एसिडिक रेन का वो 5.6 से कम है तो उसको हम क्या कहेंगे, एसिडिक रेन कहेंगे। अगर जो रेन वाटर है उसका pH लेस देन 5.6 है, उस रेन को हम क्या कहेंगे, एसिडिक वाटर कहेंगे। अब बात करते हैं आज स्विमिच, ये चीज थोड़ी इंटरेस्टिंग है, ये आप पैरा में भी पढ़ सकते हैं, आपके एनसीईआरटी की बुक से। हमारा जो बच्चों, हमारा जो स्टमच है ना, हमारा जो पेट है वो एसिड रिलीज करता है। यस, हमारा पेट एसिड रिलीज करता है, क्या करने के लिए, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। ये चीज समझिए, कौन सा एसिड रिलीज करता है, HCl रिलीज करता है डाइजेस्ट करने के लिए। ये चीज हम वैसे लाइफ प्रोसेस में अच्छे से पढ़ेंगे, आप बस इतना समझिए, हमारा पेट भी HCl रिलीज करता है। अब जो एसिडिटी का कारण होता है ना, वो सिर्फ इस एसिड की वजह से होता है। कभी कभी क्या होता है, हम ज्यादा खा लेते हैं, ज्यादा जंक फूड्स कंज्यूम कर लेते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, हमारा पेट ज्यादा एसिड रिलीज कर देता है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, और उससे क्या होता है, हमें भी दर्द होना शुरू हो जाता है, पेट दर्द, और उसी को हम एसिडिटी कहते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट में समझ में आएगा। हमारा स्टमक भी एसिड रिलीज करता है, उसका पीएच भी मायने रखता है। अगर उसने एसिडिटी, एसिड स्ट्रेंथ वाला एसिड ज्यादा रिलीज कर दिया, मतलब समझ पा रहे हो, एक एसिड रिलीज कर रहा है वो 5.6 से नीचे, तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा। अब देखो टूथ डिके, टूथ डिके मतलब दांत का काला, दांत में जो कीड़ा, आपने हिंदी में बोलते हैं दांत में कीड़े पड़ जाने को, दांत टूथ में जो काला काला सा पन होता है वो पड़ जाने को हम क्या बोलते हैं, टूथ डिके बोलते हैं। ये कब स्टार्ट होती है, जब इसका जो पीएच है वो माउथ का लोअर देन 5.5, जो हमारा जो माउथ का जो पीएच है, जो माउथ में जो स्लाइवा होता है उसका पीएच जो है, मतलब कब हो, 5.5 से कम हो, तो हमारे जो दांत है उसमें डिके होना स्टार्ट हो जाती है। बेसिकली इधर होता क्या है, टूथ के ऊपर ना एक छोटी सी एक लेयर होती है, जैसे हम बोलते हैं टूथ इनेमल, जैसे हम क्या बोलते हैं, टूथ इनेमल, वो बेसिकली क्रोड होना स्टार्ट हो जाती है जैसी पीएच लो होता है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। सो बच्चों अभी तक हम एसिड कर चुके हैं, बेस कर चुके हैं, अब हम सॉल्ट्स पे फाइनली मूव करे हैं। सो देखो इस चैप्टर में हमें टोटल 5 सॉल्ट्स पढ़नी है, 5 सॉल्ट्स टू बी स्टडीज। पहली सॉल्ट हमें पढ़नी है कॉमन सॉल्ट, जो कि है NaCl आपका। फिर हमें पढ़नी है ब्लीचिंग पाउडर, जो कि है CaOCl2। फिर है आपका बेकिंग सोडा, जो कि है NaHCO3। फिर है आपका वॉशिंग सोडा, जिसको हम बोलते हैं NaCO3.10H2O। फिर है आपका POP, जो कि आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो है CaSO4 हाफ H2O। इन सभी सॉल्ट्स की अभी हम एक एक करके प्रिपरेशन और इनकी एप्लीकेशन और इनके यूजेस देखेंगे। सो हमारी जो पहली सॉल्ट है वो है हमारी NaCl, दैट्स द नेम इज कॉमन सॉल्ट। सो सबसे पहले इसको हमने NaCl है, इसको हमने पानी में डाला और इसका हमें इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, तो देखते हैं होता क्या है। अगर किसी को इलेक्ट्रोलाइसिस का बेसिक नहीं पता तो पहले वो इलेक्ट्रोलाइसिस का बेसिक पता कर कर आए। मैं एक बार स्टार्ट करता हूँ इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है। देखो जरा ध्यान से, देखो इलेक्ट्रोलाइसिस को जैसे ही हमने पानी में डाला, देखो ये हमने इलेक्ट्रोलाइसिस का स्ट्रक्चर बनाया। इस वाली रॉड को कहेंगे कैथोड, इस वाली रॉड को कहेंगे हम एनोड। ये देखो ये इधर से हाइड्रोजन गैस, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, ये हुआ क्या है, इस चीज को डिटेल में समझते हैं। जब हमने
पानी में सोडियम, जब हमने पानी में NaCl मिक्स करा, जब हमने पानी में NaCl मिक्स करा और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करी, तो बेसिकली देखो हुआ क्या है, Na के एटम्स अलग अलग निकले, Cl के एटम अलग निकले। अब ये कैसे हुआ है जरा इसको देखते हैं। देखो जो कैथोड है उसके पास माइनस चार्ज है, उसके पास वो किससे अट्रैक्ट होगा, NaCl। मैंने आपको अभी पहले भी बताया था, NaCl में ये वाला प्लस होगा, ये वाला माइनस होगा। ये कैथोड, कैथोड क्या है आपका, माइनस है। माइनस किससे अट्रैक्ट होगा, Na से अट्रैक्ट होगा। क्यों, क्योंकि वो प्लस है। जैसे ही वो Na कैथोड के पास आया, मतलब किसके पास आया, इसके पास आया, दैट्स, देखो इसके पास जैसे ही Na आया, इस वाली रॉड के पास मैंने इधर बना रखी है, इस वाली रॉड के पास जैसे ही Na आया, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है इस रॉड के पास, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन रॉड ने दिया और ये क्या बना, सोडियम बना। सोडियम बना किसमें, एस यहाँ पे लिख रखा है ब्रैकेट में, इसका मतलब क्या, सॉलिड में जो है हमारा सोडियम बना। और ये सोडियम, ये वाला सोडियम किससे रिएक्ट करा, ये वाला सोडियम पानी, पूरे इसमें वाटर तो है ही, वाटर तो है ही, पूरे इसमें वाटर है, ठीक है, पूरे इसमें वाटर है। तो ये सोडियम जो सॉलिड फॉर्म में बना, ये किससे रिएक्ट करा, वाटर से रिएक्ट करा। और क्या फॉर्म हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हुआ और हाइड्रोजन गैस। ये चीज देखो, इधर देखो, जैसे ही एक बार रिपीट करो, वीडियो रिपीट करो, वीडियो रिपीट करो, दोबारा से देखो, वीडियो रिपीट करो, दोबारा से देखो, आई होप वीडियो रिपीट करा। जैसे ही ये सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लिया किससे, कैथोड से, क्या बना आपका, सोडियम सॉलिड में बना। सॉलिड सोडियम आपका किससे रिएक्ट करा, वाटर से रिएक्ट करा, क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस भी फॉर्म हुई। ये चीज मैंने इधर लिखी है, देखो क्या, कैथोड पे, देखो कैथोड पे जैसे ये सोडियम था, ये सोडियम का मॉलिक्यूल था, देखो ये सोडियम इस पे आया होगा कैथोड पे, कैथोड से इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, सोडियम फॉर्म हुआ, सोडियम वाटर से रिएक्ट करा होगा। ये देखो, ये नीचे देख रहे हो, ये जा रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये नीचे गिर रहा है, ठीक है। और ये देखो, ये हाइड्रोजन गैस, ये देखो, ये यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल रही है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं एनोड पे। एनोड पे क्या चल रहा है, देखो देखो, क्लोरीन किस पे जाएगा, क्लोरीन माइनस है, किस पे जाएगा, एनोड क्या होता है आपका, प्लस होता है। ये आपकी एनोड है, ये आपका एनोड है, ठीक है। देखो क्लोरीन कभी भी एक नहीं ले सकते, इसलिए मैंने यहाँ पे दो लिया। ये क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, किसको, ये क्लोरीन अपने एक इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर देगा, एनोड को डोनेट कर देगा। सॉरी बच्चों, ये देखो, ये प्लस का साइन था, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, किसको, रोड को डोनेट कर दिया, और क्या बना, क्लोरीन गैस बना। क्या फॉर्म हुआ, क्लोरीन गैस। तो बेसिकली इस चीज में आपकी दो फॉर्म, तीन चीजें फॉर्म हुई है, क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। अब इन तीनों का यूज देखेंगे हम क्या क्या है अगली स्लाइड में। पहले की स्लाइड में हमने देख लिया हाइड्रोजन गैस कैसे निकला, क्लोरीन गैस हमने कैसे एक्सट्रैक्ट करी NaCl के प्रोसेस में। उस प्रोसेस को बेसिकली क्या कहते हैं बच्चों, क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं। मैं उस वाली स्लाइड में बताना भूल गया था, उस प्रोसेस को बेसिकली क्या कहते हैं, क्लोर अल्कली प्रोसेस। अब ये जो तीन चीजें प्रोडक्ट हमारी जो फॉर्म हुआ है, ये तीन प्रोडक्ट हमारे जो फॉर्म हुए, इसके यूजेस देखो क्या क्या है। जो हाइड्रोजन गैस है वो बेसिकली फ्यूल में यूज करा जाता है, ये अमोनिया फॉर फर्टिलाइजेशन में भी यूज करा जाता है, क्लोरीन को वाटर ट्रीटमेंट में यूज करा जाता है, स्विमिंग पूल्स को साफ करने में भी क्लोरीन का यूज होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का डीग्रेसिंग मेटल, मतलब मेटल में वो कहते हैं ना, मेटल जंग लग जाती है तो उसको चिकनाई डीग्रेसिंग करने में भी यूज करा जाता है। ये सोप में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है, पेपर मेकिंग में भी जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो हमारा यूज होता है। आई होप आपको इसके यूजेस भी समझ में आए होंगे। अब हमारी जो सेकंड सॉल्ट है दैट्स नेम इज ब्लीचिंग पाउडर। इसकी प्रिपरेशन देखते हैं पहले, और इसको रिप्रेजेंट किससे कराया जाता है, CaOCl2, दैट्स नेम इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। देखो बच्चों, देखो इसको हम करते हैं, इसको प्रिपेयर कैसे करा जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम क्लोरीन से रिएक्ट करते हैं हमारा ये फॉर्म होता है। ये इक्वेशन तो आपको एज इट इज लर्न करनी पड़ेगी और इसके यूजेस भी आपको लर्न करने पड़ेंगे। इसके यूजेस एक बार देख लेते हैं। फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड कॉटन, सॉरी नॉट कॉटन, इट्स फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ये यूज कराया जाता है किसको ब्लीच करने में, कॉटन एंड लिनन को टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प, वुड पल्प को भी ये ब्लीच करने में काम आता है इन द पेपर इंडस्ट्री। आई होप आपको ब्लीचिंग पाउडर समझ में आया होगा। थर्ड हम देखेंगे बेकिंग सोडा, फोर्थ हम देखेंगे वॉशिंग सोडा एंड फिफ्थ हम देखेंगे लास्ट इज POP। बस आपको देखो मेन इसमें पता है रटने वाला काम है, आपको ये भी रटना पड़ेगा, इसकी इक्वेशन भी आपको लर्न करनी पड़ेगी, ये भी लर्न करना पड़ेगा, ऐसे इसके यूजेस भी आपको लर्न करने पड़ेगी। आपके जो थर्ड नंबर पे जो सॉल्ट है दैट्स नेम इज बेकिंग सोडा, जिसको हम किससे प्रेजेंट करते हैं बच्चों, सोडियम बाइकार्बोनेट इसको हम पढ़ते हैं और इसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी प्रिपरेशन पे अगर मैं बात करूं तो देखो NaCl, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को मिला के आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, ये आपका सेकंड प्रोडक्ट है, इसको मैं देखिए ये आपका मेन प्रोडक्ट है, ये आपका फॉर्म होता है, इसे हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। अब देखो सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हीट कराया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट को जब क्या कराया जाता है बच्चों, हीट कराया जाता है, तो बेसिकली सोडियम कार्बोनेट और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, इसी का मेन काम है। देखो
इसके यूजेस देखो आप क्या क्या है, ये एंटासिड की तरह भी यूज कराया जाता है टू ट्रीट एसिडिटी ऑफ द स्टमक। जैसे इनो, इनो भी आपका क्या है, सोडियम बेकिंग सोडा ही है। इनो आपका अपने आप में एक तरह का बेकिंग सोडा है। और ये ब्लीच बेकिंग पाउडर बनाने में भी काम आता है। क्या, बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनता है, और बेकिंग पाउडर का यूज किस में कराया जाता है, केक्स में यूज कराया जाता है, वो प्लफीनेस के लिए। ब्रेड्स में भी यूज कराया जाता है। आप देखा होगा कि केक में अगर हम बेकिंग पाउडर का हम यूज करें तो केक प्लफ हो जाता है। वो क्यों? क्योंकि देखो, जैसे ही हम बेकिंग पाउडर डालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, वो उस केक को क्या करती है, उठा देती है। वो उस केक को क्या करती है, उठा देती है। प्लफीनेस सी आ जाती है केक में। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। फोर्थ सोल्ट हम पढ़ेंगे अपना वॉशिंग सोडा। सो जो फोर्थ सॉल्ट है आपकी, दैट्स नेम इज वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा को हम रिप्रेजेंट करते हैं सोडियम कार्बोनेट से भी। इसका केमिकल फॉर्मूला ये आपके सामने है। जब हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करा तो बेसिकली हमारा सोडियम कार्बोनेट फॉर्म हुआ। सोडियम कार्बोनेट को जब हमने किस में डाला, 10H2 में डाला, तो ये आपका केमिकल फॉर्मूला निकला। अब यूजेस के लिए आपके पास मैं इधर एक स्लाइड प्ले कर रहा हूँ, इधर देखिए, ये आपके साइड में आपको स्लाइड दिख रही होगी। तो इसके यूज क्या होते हैं? सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा इज यूज्ड इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। ये ग्लास सोप और पेपर इंडस्ट्री में भी यूज कराया जाता है। इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरॉक्स। थर्ड पॉइंट, सेकंड पॉइंट आपको काफी इंपॉर्टेंट है, याद करना है। थर्ड पॉइंट आपका है सोडियम कार्बोनेट इज आल्सो यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस। सोडियम कार्बोनेट को हम क्लीनिंग एजेंट की तरह भी यूज करते हैं। किसके लिए? घरेलू पर्पस के लिए। ये इस पॉइंट में बोला गया। इट इज यूज्ड टू रिमूव अ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ये इसके 4 यूजेस हैं, ये आपको लर्न करने हैं। सो इस चैप्टर की जो लास्ट सॉल्ट है दैट इज पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसको हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी बोलते हैं। ये जिप्सम को जब हम हीट करते हैं, आपका जिप्सम है, ये इक्वेशन आपको अगेन लर्न रखनी है। जैसे ही हम जिप्सम को हीट करते हैं, हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल है ये जिप्सम लूज कर देता है, और ये हाफ 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इधर बढ़ जाता है और हाफ इसके साथ रहता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, पीओपी कहते हैं। CSO4 हाफ H2O, इसको हम कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये आपको नाम याद रखना है। अगर मैं बात करूं अब इसके यूजेस की, तो पहला यूज इसका दिखाओ। पहला यूज इसका देखो, मूर्तियों बनाने में यूज कराया जाता है। सेकंड पिक्चर दिखाओ। सेकंड पिक्चर में देखो, सीलिंग्स में इसका यूज कराया जाता है। थर्ड पिक्चर दिखाओ। थर्ड पिक्चर में देखो, इसको फ्रैक्चर, जो आप प्लास्टर जैसे हम कहते हैं, फ्रैक्चर जैसे हम कहते हैं, उसमें इसका यूज कराया जाता है। सो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा पूरा। एक बार ये वीडियो दोबारा देख लो, शुरू से लेके एंड तक एक बार दोबारा 1.5x पे दोबारा देख लो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस साइड नंबर 1